हेलो एवरीवन। आज हम 12th एग्रीकल्चर का जो फसल उत्पादन विज्ञान शास्त्र पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय लेते हैं जल निकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हर एक चैप्टर की हमको परिभाषा देखनी है। परिभाषा देखने के बाद उस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जल निकास की परिभाषा। तो जल निकास का परिभाषा की यदि बात करें तो जल निकास की परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह या अधोसतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। मतलब ये कहा जाए कि जो भी एक्सेस वाटर है ज़मीन में, खेत में, फील्ड में, उसको बाहर निकालना फ्रॉम आर्टिफिशियल मेथड, मतलब कहीं ना कहीं हमें अपना प्रयास करना है। तो यदि इसको एक लाइन में समझे तो ये होगी, कृत्रिम रूप से खेत से पानी को, अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास के उद्देश्य, तो जल निकास के उद्देश्य होता है कि सबसे पहले उपज बढ़ाना, जल निकास करना, भूमि की भौतिक दशा सुधारना, भूमि में वायु संचार बढ़ाना। विधियों के नाम यदि देखें तो पृष्ठीय होती हैं और भूमिगत जल निकास होता है। भूमिगत जल निकास के कोई लाभ लिखने की बात है तो इसका क्या लिखेंगे हम? भूमि की भौतिक दशा में सुधार होने से उपज बढ़ जाती है और कृषि क्रियाओं को करने में सुविधा मिलती है। सतही जल निकास जो अभी हमने देखा, या जिसको पृष्ठीय जल निकास कहते हैं, उसके यदि लाभ की बात करें तो उससे क्या होता है? भूमि में वायु संचार बढ़ता है। सतही जल निकास वाली भूमि में जड़ें गहरी हो जाती है और तेज हवा चलने से फसलें नहीं गिरती। तो अब आता है कि यदि फसलों में अधिक सिंचाई या नमी हो जाए तो उससे क्या हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले भूमि की भौतिक दशा खराब होती है, जिससे पैदावार कम होती है। भूमि की जैविक जीवाणुओं में सक्रियता कम हो जाती है। तो ये हो गई हमारी सिंचाई से प्रमुख हानि। भूमि में अधिक जल एकत्रित होने की कोई दो स्थितियां बताइए। तो कब ऐसी स्थितियां बनती है जब भूमि में जल एकत्रित हो जाता है? तो सबसे पहला है कि यदि आपने सिंचाई की और बारिश गिर गई तो आपका भूमि में एक्सेस वाटर आ जाएगा। दूसरा, आपकी यदि सबसॉइल लेयर, मतलब अधोसतह जो होती है, अधोभूमि, वो थोड़ा सा टाइट है तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा और वो ऊपरी सतह पर ही, सरफेस लेवल पर ही बना रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे फील्ड में एक्सेस वाटर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जल निकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, पॉइंट लिखते जाइएगा आप, क्योंकि रिवीजन पॉइंट से ही होता है, पूरी किताब से नहीं। तो पहला है भूमि की भौतिक दशा सुधारना, भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, भूमि में वायु संचार करना और भूमि को दलदल होने से रोकना, पैदावार बढ़ाना, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि करना और कृषि क्रियाएं समय पर करने में सहायता करना। तो जल निकास के उद्देश्य ये सारे थे, मैंने आपको बता दिए 7-8, इसमें से 3-4 भी याद होंगे तो बहुत बढ़िया। जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण बताइए। तो जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले यदि जल निकास की आवश्यकताओं की बात करें तो सबसे पहला आता है कि निचली सतह पर निचली स्थानों पर, जो निचले स्थान होते हैं भूमि के, वहाँ पर वर्षा का जल भर जाता है, जिससे हम फसल को उचित समय पर बुआई करने में बाधा होती है, इसलिए जल निकास करना आवश्यक है। दूसरा, यदि खड़ी फसल है, पानी भर गया तो खड़ी फसल खराब हो जाएगी। अगला है कि यदि आपकी भूमि चिकनी मिट्टी युक्त है, वहाँ भूमि की सतह पर पानी एकत्रित हो गया तो उससे फसल को उपज में नुकसान होता है। लवणीय भूमि सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता अत्यधिक होती है। और अगली बात करें तो हम सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये ध्यान कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जल निकास की आवश्यकता की होती है। अगला है जल निकास की प्रणालियाँ। तो पहला, प्राकृतिक प्रणालियाँ,
प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक ढाल के साथ जो नालियाँ बना दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक ढाली प्रणाली कहलाती है, जिससे ढाल के अनुसार जो अतिरिक्त जल है वो बहकर खेत से बाहर हो जाता है। दूसरा है हेरिंग बोन। हेरिंग बोन जो होती है खेत के बीचों बीच बनाई जाती है और सहायक नालियाँ इसमें आकर मिलती है। मतलब पूरे खेत को यदि हम देखें तो सेंटर पॉइंट कनेक्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट में हम एक बड़ी नाली बनाते हैं और छोटी छोटी नालियाँ जो सहायक नालियाँ होती हैं वो इसमें आकर मिलती हैं, जिससे वर्षा का जल बीच में होता हुआ या अतिरिक्त जल बीच में होता हुआ बाहर की ओर निकलता है। थर्ड है ग्रिड रोन। ग्रिड रोन प्रणाली जो होती है ये एक सिरे पर होती है, जिसका धरातल नीचा होता है और सहायक नालियाँ इसमें आकर मिलती हैं। हेरिंग बोन और ग्रिड रोन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हेरिंग बोन हम सेंटर में लेते हैं मेन नाली, और जो ग्रिड रोन है उसमें हम आपका साइड में किसी एक साइड में लेते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो निचला एरिया है वहाँ है, ताकि मैक्सिमम जो सहायक नालियाँ हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है जल से अतिरिक्त जल से होने वाली हानियाँ। तो वही जो हमारे उद्देश्य से जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो ये आपका हानियाँ आ जाएगा। वहाँ हमने उद्देश्य में पढ़ा था भूमि की दशा, भौतिक दशा सुधारना, तो यहाँ आ जाएगा भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, कृषण क्रियाएँ करने में असुविधा होती है, भूमि धीरे धीरे क्षारीय होती है, भूमि में हानिकारक लवण उत्पन्न हो जाते हैं, नकदी फसलों के लिए भूमि अनुपयोगी हो जाती है और पौधों की श्वास क्रिया में रुकावट होती है। तो ये सारे प्रमुख हानियाँ हैं यदि आपके खेत में अतिरिक्त जल होता है तो उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है जल निकास के तरीकों के नाम बताइए, किसी एक विधि को समझाइए। तो जल निकास के तरीके कौन कौन से हैं? पृष्ठीय। अब पृष्ठीय जल निकास जो है इसमें भी 4 से 5 विधियाँ होती हैं। पहले स्थायी नालियाँ, दूसरा अस्थायी नालियाँ, तीसरा कटआउट नालियाँ और चौथा समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। अगला है भूमिगत जल निकास। इसमें टाइल ड्रोन, स्टोन ड्रोन, मोल ड्रोन, पाइप ड्रोन और पोल ड्रोन। ठीक है, तो ये मैंने भूमिगत जल निकास और पृष्ठीय जल निकास के आपको टाइप्स बता दी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कटआउट नालियों से होने वाले लाभ और हानियाँ बताइए। तो इनके लाभ जब हम देखते हैं तो साधारण किसान भी इसको बना सकता है, और कटआउट नालियों के लिए निर्माण के लिए कोई दक्षता की आवश्यकता नहीं होती और सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की बचत होती है। वहीं हानियों की बात करें तो कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है, कृषि योग्य भूमि के जो क्षेत्रफल उसमें कमी आ जाती है और भू कटाव की संभावना अतिरिक्त अधिक होती है। एक अगला क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि सिंचाई और जल निकास में क्या अंतर है। तो सिंचाई जो होता है उसकी परिभाषा है कि सिंचाई में कृत्रिम रूप से खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। वहीं जल निकास खेत से अनावश्यक पानी को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। वहीं जब हम जल निकास की बात करें तो इसमें धरातल से नीचे की तरफ बनाई जाती है। सिंचाई नालियों की आवश्यकता आपको वर्ष भर पड़ेगी, वहीं जल निकास की आवश्यकता मैक्सिमम टाइम आपको वर्षा ऋतु के समय पड़ेगी। और सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है, तो जल निकास से जो हमारा भूमि में जल स्तर है कम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पादप पोषण, सेकंड नंबर का चैप्टर है। तो इसमें अक्सर कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पौधों में आवश्यक तत्वों की बात होती है तो प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। द्वितीयक तत्व कौन से होते हैं? सेकेंडरी, जिसको कहते हैं हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। थर्ड है सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन आदि। वहीं संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल तत्व कौन से होते हैं? तो वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये मैंने आपको आवश्यक तत्वों के टाइप्स बता दिए, प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म एवं संरचनात्मक। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, इनका महत्व बताइए। वे तत्व, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वे तत्व जो पौधे के उचित विकास के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं,
सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से आएंगे? मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि। ठीक है, तो इनके महत्व की बात करें तो ये भी उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना एक दीर्घ पोषक तत्व करते हैं। इनके कमी से जैविक क्रिया प्रभावित होती है। अतः इस प्रकार देखा जाए कि इनकी कमी से सारी जैविक क्रिया, चाहे जड़ों का विकास कम होना हो, पुष्पों की संख्या कम होती है, पौधों में आंतरिक ऊतक विघटन हो जाता है, कॉपर श्वसन में काम आने वाले बहुत से एंजाइमों का भाग कॉपर होता है। तो देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में कई वर्णकों का निर्माण भी इनसे होता है। तो जिंक की कमी से पौधे बौने हो जाते हैं, पत्तियां चितकबरी रह जाती हैं और छोटी रह जाती हैं, फलों का आकार भी छोटा होता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमें समझ में आता है कि पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो हमारी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला एक क्वेश्चन है, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। तो पादप पोषक तत्वों के बारे में हमने शुरू में पढ़ा है। अब इनकी जो अनिवार्यता की 3 कसौटी है, ये अर्नॉन नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दी थी। तो इसमें पहला हम देखें तो 3 कसौटियाँ हैं। पहला है उसमें से, अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं जिससे पौधे अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से पूरा नहीं कर पाते। दूसरा है, उसी तत्व से विकार का निदान होता है जिससे पौधों में कमी है। समान लक्षण वाला कोई तत्व जो संबंधित तत्व से आवर्त सारणी में कितना भी निकट क्यों ना हो, यह कार्य नहीं कर पाएगा। अगला है, वह तत्व पौधों के उपापचय में सीधे भाग लेता हो। ये तो हो गया हमने बुक में जो दिया है या जो हमने चैप्टर्स में पढ़ा है वो। इसको सरल भाषा में समझें तो क्या है कि सबसे पहली बात है, अनिवार्य तत्व जो है जीवन चक्र में अनिवार्य चक्र नहीं है तो उससे कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा जिससे पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब वो जीवन चक्र पूरा करने में सहायक होना चाहिए। अगला है, उसका निदान उस विकार का निदान उसी तत्व से होना चाहिए, समान लक्षण वाले किसी अन्य तत्व से नहीं होना चाहिए। अगला है, वह तत्व जो है उपापचय में सीधे ही भाग लेने वाला होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन का महत्व बताइए, या पौधों में नाइट्रोजन का क्या प्रभाव होता है। तो कुछ 4-5 कारण फटाफट बता देता हूँ। पत्तियाँ हरी होती हैं, पौधों के हरे भाग, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, दालें एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, दाने मोटे और गूदेदार होते हैं और फसल अपेक्षाकृत जल्दी पकती है। तो ये कुछ कारण थे जिससे जो प्रभाव थे, कारण थे और महत्व थे नाइट्रोजन के। अगला हम देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी। तो जस्ट उसके अपोजिट है कि वहाँ पत्तियाँ हरी हो जाती तो कमी से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, अपेक्षाकृत छोटे हो जाते हैं, दाने फसलों में पहले नीचे की पत्तियाँ सूख जाती हैं दाने वाली फसलों में, उसके बाद ऊपर की पत्तियाँ सूखने लगती हैं। गेहूं और अन्य फसलों में कल्ले निकलने वाली फसलों में कल्ले कम निकलते हैं क्योंकि इससे उपज में कमी आ जाती है। फल वाली फसलों में इस तत्व से फलों का आकार छोटा रह जाता है, पकने से पहले ही फल गिर जाते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन के कमी के लक्षण। आगे हम देखेंगे कि फास्फोरस के पौधों में क्या कार्य हैं। तो फास्फोरस के कार्य में सबसे पहला आता है जड़ों का पर्याप्त विकास करना और फसलों को गिरने से बचाना। और फास्फोरस से नई कोशिकाओं के बनने तथा पत्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एटीपी, डीएनए, आरएनए का निर्माण में प्लाज्मा झिल्ली के फॉस्फोलिपिड्स पदार्थों का मुख्य अवयव फास्फोरस होता है। और जो फास्फोरस है ये बीज बनने और फसल की परिपक्वता में विशेष प्रभावशाली है। यह तत्व पौधों के ऊतकों के श्वसन में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि फास्फोरस का महत्व क्या हुआ और इसकी कमी के लक्षण हम देखें। फास्फोरस की कमी के लक्षण अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो पौधों की वृद्धि रुकती है, एंथोसाइनिन के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पत्तियां शीघ्र गिरती हैं, जड़ों का पर्याप्त विकास नहीं होता, फूल फल बीज का आकार छोटा रह जाता है, पैदावार कम होती है और फसल की पकने में कमी में लंबा टाइम लगता है, मतलब देर से पकने लगती है फसल। तो ये फास्फोरस खत्म हुआ। अगला हम देखते हैं पोटाश की कमी के 4 लक्षण। तो पोटाश की कमी से अंगमारी रोग या निर्जीव धब्बे जिनको कहते हैं वो हो जाते हैं, पत्तियों पर शीर्ष प्रभाविता कम हो जाती है
और पौधे झाड़ी सदृश हो जाते हैं, मतलब झाड़ी की तरह दिखाई देते हैं। और पौधों में इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। इंटरनोड की लंबाई आप देख सकते हैं गन्ने में इंटरनोड पाई जाती है। पौधा इतना कमज़ोर हो जाता है कि पौधा शीघ्र गिरने लगता है, मतलब पौधा गिरने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और पौधे रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा आपका पोटाश की कमी के लक्षण, ठीक है। और अब हम देखते हैं पौधों में आयरन और जस्ता के कुछ कार्य। तो आयरन जो है वो पर्णहरिम या क्लोरोफिल बनने में सहायक होता है और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त एंजाइमों को सक्रिय कारक क्या है, आयरन है। वहीं जस्ते से पौधों में वृद्धि होती है और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे। अगला हम देखते हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के 4 महत्व लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 में भी आ चुका है, आगे भी आता रहता है, तो आगे देखते हैं। तो इससे पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि होती है मृदा के अंदर। पौधों में भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। सूक्ष्म जैविक क्रियाओं में वृद्धि होती है। मृदा उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है और देखा जाए तो आर्थिक लाभ भी ज़्यादा होता है। तो वैसे देखा जाए तो अभी का जो समय है वो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को अपनाने की बात करता है। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 खाद। तो खाद की परिभाषा, जैविक खाद किसे कहते हैं? तो ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं, पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। पूर्ण खाद ऐसी खाद जो प्रायः फसल की तत्व संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ण खाद कहलाती है। इसके अंतर्गत कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन खाद और आपका गोबर कंपोस्ट आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद की फसलें सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, ज्वार और सेंजी, बरसीम, मटर, मेथी आदि हैं। और आगे देखें तो हम गोबर की खाद किसे कहते हैं? तो गोबर की खाद की परिभाषा है पशुओं की गोबर, मूत्र, पशुपालन का कूड़ा, पशुओं द्वारा छोड़ा गया चारा आदि से निर्मित खाद गोबर खाद कहलाती है। नाडेप क्या है? नाडेप महाराष्ट्र कंपोस्ट बनाने की विधि है जो महाराष्ट्र के साधारण किसान श्री नारायण देवराव पांतरी पांडे नाडेप काका ने विकसित की है। तो इस विधि से प्राप्त खाद में पोषक तत्व समाप्त नहीं होते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो खाद जो है वो खेत पर तैयार होती है, उर्वरक कारखानों में तैयार होते हैं। खाद में सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं, उर्वरक में 1 या 2 या 3 जो निश्चित होते हैं वही तत्व उपस्थित होते हैं। भूमि पर 2-3 साल तक इनका प्रभाव रहता है खाद का। वहीं रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक का प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है, इन्हें बार बार खेत में डालना पड़ता है। खाद के डालने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होती है, वहीं उर्वरक से भूमि की भौतिक दशा बिगड़ती है। और खाद जो है वो जल धारण क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है और उर्वरक के माध्यम से जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। वर्मी कंपोस्ट का संगठन एक और देख लेते हैं क्वेश्चन है। तो वर्मी कंपोस्ट के संगठन में नाइट्रोजन होता है 1 से 1.5% फास्फोरस होता है 1% लगभग, और आपका कार्बन होता है 9 से 17% तक के। वर्मी कंपोस्ट का महत्व यदि लिखने को आता है क्वेश्चन तो हम आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। वर्मी कंपोस्ट से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है और यह गोबर खाद की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक गुणवत्ता युक्त होता है और इसके प्रयोग से लाभदायक जीवाणुओं की सक्रियता में वृद्धि होती है और शहरी कचरे के ढेर को उपयोगी खाद में इसकी सहायता से बदला जा सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। तो हरी खाद के कोई 6 विशेषताएं बताइए। तो शीघ्र पकने वाली, शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, अधिक पत्तेदार होनी चाहिए, अधिक गहराई तक के इनकी फसलें भूमि में जानी चाहिए, फसल के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता हो, फसल का बीज सस्ता और आसानी से मिले, फसल 2 दाल वाली हो ताकि नाइट्रोजन को वायुमंडल से भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरी खाद की सीमाएं लिखिए। तो हरी खाद की सीमाएं क्या होती है कि जलवायु की विषमता के कारण हरी खाद वाली फसलें को उगाने में कठिनाई होती है।
अनाज एवं चारे की अधिक मांग के कारण प्रायः किसान हरी खाद वाली फसलों को महत्व नहीं देते। सिंचाई के साधनों का अभाव एवं वर्षा की कमी भी किसानों को हतोत्साहित करती है। किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। पलटाई हेतु उनके पास उत्तम कृषि यंत्र नहीं है। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हरी खाद से क्या लाभ है। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बस इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और आगे आप इसको कर सकेंगे। हरी खाद से लाभ की बात करें तो पहला, जीवाश्म पदार्थ की प्राप्ति होती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। मृदा का संरक्षण होता है, पोषक तत्वों का संरक्षण होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, मृदा की संरचना में सुधार होता है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में सुधार होता है। तो ये चैप्टर 3 तक के अभी हमने देख लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए आपको और वीडियो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।